जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है बता चुका हूँ, और अभाज्य गुणनखंड विधि तो आप अभी तक प्रीवियस क्लासों में पढ़ते आए हो बेटा, और आपको एचसीएफ और एलसीएम का मतलब भी मैं प्रीवियस वीडियोस में मेरे बता चुका हूँ। ठीक है, हमको यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज नहीं करना है। उसने क्या कहा, अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो चलो इसका प्रयोग करते हैं। अगर मैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखूँ तो क्वेश्चन है मेरा 12, 15 और 21। तो चलो 12 को अगर बेटा मैं फैक्टराइज करूंगा तो 2 से 6 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा और 3 से 1 बार। ठीक है, 15 को फैक्टराइज करते हैं तो 3 से 5 बार जाएगा और 5 से 1 बार। ठीक है, 21 को फैक्टराइज करो तो कितनी बार जाएगा, 3 से 7 बार, और ये 7 से 1 बार जाएगा। अब बात करें अगर हम 12 को लिखने की तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 3। ठीक है, अगर हम लिखे 15 को तो 15 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 5। तो कोई पावर है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। 21 कोई पावर है नहीं और कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर हमको एलसीएम निकालनी है, क्या निकालना है एलसीएम किसकी, 12, 15 और 21 की। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 तो है नहीं, तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ से 3 ले लिया तो यहाँ इन दोनों में से 3 नहीं लेंगे। ठीक है, एलसीएम में फंडा बता चुका हूँ, अगर यहाँ से 3 ले लिया तो इसमें और इसमें भी 3 ऑलरेडी, तो ये तो छूट जाएंगे। अब यहाँ से 5 भी लेना पड़ेगा और यहाँ से 7 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 का 5 में करोगे तो 20 आएगा, 20 का 60 आएगा, और 60 का करोगे तो हो जाएगा 420, 420 आपका फेवरेट नंबर। ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया। अगर हम बात करें एचसीएफ की तो एचसीएफ क्या आएगा 12, 15 और 21 का बेटा। एचसीएफ मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कौन कॉमन है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 5 यहाँ पर है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 7 यहाँ पर इन दोनों में नहीं है, और 2 यहाँ पर है इन दोनों में नहीं है। तो ठीक है, ओनली 3 इज कॉमन, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया। उसने क्या कहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालो, ये दोनों हमने निकाल दी। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करें यहाँ पे। तो सेकंड क्या है 17, 17 तो प्राइम नंबर है, तो 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 1। 23 को करेंगे तो 23 भी क्या है प्राइम नंबर है, 23 गुणा 1। 29 को लिखेंगे तो 29 को भी क्या लिख सकते हैं, ये सबके सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम तो तीनों का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों अलग अलग है ना, 17, 23, 29 अलग अलग चीजें हर बार लेते हैं, बता चुका हूँ मैं, और एक ले लो। ठीक है, गुणा कर लो सबका, जो भी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा देखो, पहले अपन क्या करते हैं 29 और 23 का गुणा कर लेते हैं। 29 और 23 का कितना हो जाएगा, 3 27 के साथ हसीला है, सॉरी 3 27 लिखना था मुझे, 7 हसीला है 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक, ये हो जाएगा दोनों में 18 के 8 हसीला है 1, 2 3 4 और 1 5, ये हो जाएगा 7, 16 और ये 667, मतलब 17 गुणा 667। चलो इसमें 17 से अगर गुणा कर दे तो 7 से 7 तो 49 के 9 हसीला 4, 7 6 42 और 4 46 के 6 हसीला 4, 7 6 42 और 4 46। ठीक है, 1 से 7 बार, 106 बार, 106 बार, तो जगह 9, 6 6 12 13, 6 6 12 और 1 13 के 3 हसीला 1, 6 4 10 और 1 11। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना इसको, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो कैलकुलेशन में 11,339 यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक है, अब अपन बात करें अगर ये वाले क्वेश्चन की, फिर इसका एचसीएफ, तो चलो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ इसका 17, 23 और 29 का। तो बेटा इसमें क्या कॉमन है, ओनली 1, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। आगे समझ में, तो एचसीएफ इसका ये लिखा है मैंने 1। ठीक है, अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, आप मल्टीप्लाई चेक कर लेना, हो सकता है आंसर मेरा गलत भी हो तो आप मल्टीप्लाई करेक्ट कर निकाल लेना, क्योंकि स्पीड में करना होता है यहाँ पे। 8 को करें फैक्टराइज तो क्या आएगा 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। ठीक है, तो 8 को तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, या फिर अच्छे से लिखे तो 2 की पावर 3। 9 को क्या लिखते हैं 3 3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 9 को 3 इंटू 3 या फिर 3 की पावर 2, और 25 को तो आपको पता है 5 इंटू 5 ही लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 या फिर 5 की पावर 2। तो जब इनका एलसीएम लेंगे किसका किसका 8, 9 और 25 का, तो सारी चीज़ें अलग अलग है। देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो सब लेना पड़ेगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, और मल्टीप्लाई को मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, क्या आएगा 5 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इनका गुणा कर लेना और फिर आपको आंसर भी मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी देखो, ये हो जाएगा 8 और 25 चौक 100 होता है, तो 25 8 200 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 25 8 200 और 200 का 9 में गुणा कर दो तो 18। ठीक है, आया समझ में, 200 का अपने 3 दिया 9, 9 से 1800 का एलसीएम। अगर हम बात करें एचसीएफ तो क्या कॉमन है इनमें
तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 ही लिख लेंगे। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो आंसर क्या आ जाता है 1। देखो यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमने 1 लिखा था, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आएगा 1 ही यहाँ पे। तो HCF कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, और एलसीएम तो सब अलग अलग लेते हैं तो गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें आपको एलसीएम में क्या क्या लिखना था और आपने क्या क्या लिखा। यहाँ पर अगर आपने एलसीएम निकाला था तो मैंने यहाँ पे चूँकि इरेज कर दिया है, बट आपको समझा चुका हूँ कि अगर यहाँ से 2 की पावर 2 ले लिया और यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ से 5 और 7 सबका मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि HCF दे रखा है आपको 2 संख्याओं का और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके सॉल्यूशंस में चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम वो यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे दिया है, क्या दिया है आपको HCF किन 2 संख्याओं का, 306 और 657 का कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, मैं 9 को कुछ सही से बताता हूँ। आपको एलसीएम निकालना है इन दोनों का, 306 और 657 का। तो चूंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने एक फॉर्मूला लगाया था, चूंकि एलसीएम इनटू HCF इज इक्वल्स टू 2 संख्याओं का गुणनफल, उसी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। ठीक बच्चा लोग, तो एलसीएम और HCF क्या दे रखा है, एलसीएम तो पता नहीं हमको, 2 संख्याओं का HCF पता है, HCF कितना है, HCF इन दोनों संख्याओं का कितना है 9, और दोनों संख्याएं कौन कौन सी उनका गुणनफल, तो 306 गुणा 657। आपको क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम को यही छोड़ दो, एलसीएम बराबर ये 9 गुणा से भाग में चला जाएगा, 306 गुणा 657 बटे में क्या आ जाएगा 9। ठीक है, 9 तिया 27 और ये कट जाएगा, कितना बचेगा 3, 9 चौक 36 आएगा 34 गुणा 657। अगर आप इसका गुणा करोगे तो आएगा 22,338। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें बेटा, क्वेश्चन 5 क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस क्वेश्चंस को बहुत भी बेसिक से समझाऊंगा मैं। आप सबसे पहले ये समझे, वो ये बोलना चाहता है कि क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या आएगी जिसको हम 6 की घात में लिखेंगे और ये 0 पर समाप्त हो जाए। तो सबसे पहले तो ये समझो कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे कि 10 ये 0 पर समाप्त हो रही है ना, तो 2 5। ठीक है, अगर 20 देखोगे तो क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 30 देखोगे तो क्या आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 40 देखोगे तो क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अगर आप यहाँ पे 50 देखोगे तो आएगा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो बेटा यहाँ पे कई सारे ऑब्जर्वेशन आप ले सकते हो, मैं 5 लिख रहा हूँ। अब ऑब्जर्व करो कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 तो आता ही है। देखो 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि कोई भी संख्या हो, चूंकि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। किंतु यहाँ आपको क्या दे रखा है 6 की घात n। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं इसको, इस पहले तो 6 की घात n को ब्रैकेट में लिखा, तो ब्रैकेट में हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर हम इसको स्प्लिट करके ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात n गुणा 3 की घात n। तो यहाँ पर 2 तो है पर क्या नहीं है 5 नहीं है, और अगर सिर्फ 2 आने से 0 नहीं आता, 2 के साथ क्या भी आना चाहिए 5, तभी तो गुणा करके 10 0 बनाता है, 2 के साथ गुणा करके 10 0 बनाता है। समझ में एक बात, तो 2 से कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे 5 भी चाहिए। तो यहाँ पे है क्या, किंतु यहाँ 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है किंतु 5 अनुपस्थित है। अतः संख्या 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये बेटा थोड़ा थ्योरी वाला इसका आंसर है, लेकिन यही आएगा। मैंने आपको समझा दिया कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में अनिवार्य रूप से 2 तथा 5 उपस्थित होते हैं। किंतु अगर हम यहाँ दिख रहे हैं तो यहाँ हमने देखा 6 की घात n का गुणनखंड किया तो क्या हो रहा, 2 और 3 गुणा में लिखा, तो 2 की घात भी n आएगी, 3 की घात भी n आएगी। तो 2 तो है पर क्या नहीं है 5 नहीं है, तो क्या लिखा हमने 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है किंतु 5 अनुपस्थित है। अतः संख्या 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए
शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा। और एक चीज मैं ट्रिक भी बताता हूँ, हमेशा एक बात ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में भी आएगी कि 6 की घात कितनी भी कर लो, प्राकृत संख्या क्या होती है, देखो नेचुरल नंबर क्या होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप 6 की घात लगाओ, 6 की घात 1 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 की घात 2 कितना आ रहा है 36 आ रहा है, 6 की घात 3 कितना आ रहा है 216 आ रहा है। ठीक है, ऐसे 6 का गुणा करते चलो, 6 की घात 4 कितने 6 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12 12 96। देखो बेटा, तो आप क्या देख रहे हो कि 6 की घात कितनी भी लिखो, 1 लिखो 2 लिखो 3 लिखो 4 लिखो 5 लिखो, इकाई अंक पे 6 ही आता है, इकाई पे 6 आता है। देखो इकाई पे 6 आता है, इकाई पे 6 आता है। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गई कि 6 की घात n कोई भी कर दो वो तो 6 पे ही एंड होगा, कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकता। और 0 पर एंड होने के लिए रीजन मैंने आपको दे दिया। तो आई थिंक बच्चा लोग आपको ये तीनों क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं ये तीनों समझ में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की यदि हम बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन ये है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो मल्टीप्लिकेशन और प्लस दे रखा है यहाँ पे, और ये पूरा कैलकुलेशन जो दे रखा है ये भाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, रीजन देना है। तो इसको समझने के लिए बेटा आप लोग सबसे पहले मेरा वो लेक्चर देखें जिसमें मैंने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ाई है। तो बेटा यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन में ऊपर लिंक आ रही है, उसमें आप जरूर देख लेना कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या थी। ठीक है, उसके बाद आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पे प्लस है, इसके इधर भी 13 इसके इधर भी है 13, तो 13 को कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा 7 गुणा 11 और यहाँ तो डिवाइड हो जाएगा तो इंटू 1 ही बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा तो इंटू 1 ही बचेगा। कैसे, देखो अगर 7 गुणा 11 गुणा 13 में 13 से भाग चला गया और इधर भी 13 से भाग चला गया तो कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो यहाँ भी बनाएगा यहाँ भी बनाएगा, तो यही ये 1 1 आ गया। ठीक है, आ गया समझ में आप लोग को। यहाँ अगर हम बात करें बेटा तो इसको देखिए आप लोग, ये क्या है 7 11 का गुणा हो गया 77 और एक जुड़ जाएगा 78। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग क्या आ रहा है, ये है 11 और 7 गुणा 77, 77 एकम 77 और एक जुड़ जाएगा 78। अब अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 13 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, क्योंकि 13 6 78 होता है। ठीक है, तो अब आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये सारी संख्या क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या बोलती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, और यदि कोई संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है तो वो संख्या क्या होती है भाज्य संख्या होती है। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के विलोम से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के विलोम से 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। अब ये पूरी लाइन जो है ना उससे पूरा क्लेरिफिकेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के हिसाब से अगर कोई भी संख्या भाज्य है तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है तो उसका गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वो पूरा पूरा क्या होगा भाज्य संख्या होगा। आप इनका गुणा करके भी देख ले, आपको उत्तर एक भाज्य संख्या मिलेगी जिसमें 2 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा और 13 से भी जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बच्चा लोग आपको ये फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। सेम हम सेकंड पार्ट को भी यहाँ पे सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी ये पूरा नंबर है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पे 5 बोथ साइड है तो 5 को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि कॉमन लिया उसको साइड में लिख लिया हमने। ठीक है, अब अंदर आप लोग देखेंगे इन पूरा ये जो पूरा दे रखा है इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं और उसमें 1 को ऐड कर देते हैं तो कितना आ रहा है सिंपल सिंपल करके देखते हैं। अगर हम ये हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 36 और ये 7 28, 28 और 36 का गुणा कर लो आप लोग तो हो जाएगा 6 8 48 के 8 सिलाई 4, 6 दूनी 12 और 4 16, तो हो जाएगा 3 और 2 24 के 4 सिलाई 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 0 8 और 1 9 और 10 1008 और एक जुड़ जाएगा ये वाला, तो कुछ ये टोटल कितना हो जाएगा 1009। यहाँ आप देख पा रहे हो कि 5 और 1009 ये दोनों के दोनों संख्या जो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भाज्य संख्या हो, तो सेम टू सेम ये वाली लाइन यहाँ पर रिपीट करना है। मैं डबल नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के विलोम से पूरा नंबर कॉपी कर देंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 जो है वो क्या है भाज्य संख्या है। विलोम लिखना बिल्कुल मत भूलना आपको, क्यों
क्योंकि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, और अगर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो वो भाज्य होगा। तो ये तो ठीक उसका उल्टा हुआ, इसलिए हमने लिखा उसके विलोम से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग वही लिखा है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के विलोम से। तो आई थिंक बच्चा लोग आपके क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट समझ में। नंबर 7 की क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चा पार्टी? क्वेश्चन 7 ये है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, वृत्ताकार पाथ है, और इस मैदान को कवर करने में सोनिया को 18 मिनट लग जाते हैं और इसी मैदान को कवर करने में रवि को 12 मिनट लग जाते हैं। अब ऐसा भी मान लो कि दोनों एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः मिल जाएंगे? देखो बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे सोनिया चली, तो सोनिया मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और ये सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर आने में उसको 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब भाई साहब सोनिया के चक्कर में रवि भी आ गया और रवि भी यहाँ से चलने लगा, रवि भी इसी पाथ पर चलता है, ठीक है, और इसी पाथ को कवर करने में सिर्फ 12 मिनट लगाता है। ठीक है, तो रवि को लग रहा है यहाँ पे 12 मिनट। ठीक है, ये रवि है ब्लैक वाला, और अगर हम ब्लू वाले की बात करें तो ब्लू में कौन चला? यहाँ पर सोनिया चली गई। तो तुम खुद ही सोचो अब यहाँ पर क्या होगा कि 18 मिनट लग रहा है सोनिया को। ठीक है, तो सोनिया 18 मिनट के बाद, चलो मैं अंदर एक और राउंड बना देता हूँ, डबल पूरा एक राउंड कवर करेगी और वापस यहाँ पे आ जाएगी। तो सोनिया को 2 राउंड में कितने मिनट लगेंगे? 18 + 18 मतलब टोटल कितना? 36। वही रवि जो है ना वो 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, रवि 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो पहले राउंड में यहाँ पे आने में रवि को 12 मिनट लगे और दूसरे राउंड में वापस चलेगा तो 12 + 12 मिनट लगेंगे, यानी 24 मिनट लगेंगे, और फिर तीसरे राउंड में रवि को यहाँ पे और 12 मिनट लग जाएंगे। तो टोटल कितना होगा? 36 मिनट। अब 36 मिनट पे अगर रवि की लोकेशन देखोगे तो रवि वही था जहाँ पर सबसे पहले था, क्योंकि 12, 24 और 36 मिनट में वो वहीं आ गया जब वहाँ पे था। और अगर हम बात करेंगे कि सोनिया को कितना लगा, तो 18 मिनट में भी यहाँ खड़ी थी, घूम के 18 मिनट बाद यहीं पे आ गई, सॉरी स्टार्टिंग किया था यहाँ से, 18 मिनट बाद यहाँ पे आ गई और वापस उसने कवर किया डबल, तो 36, यानी दूसरे राउंड में वो 36 मिनट में सोनिया भी यहीं पर है और 36 मिनट में रवि भी यहीं पर है। तो आपको पता चल गया ना यहाँ पे आंसर, कि आंसर क्या आएगा? 36 आंसर आएगा। ठीक है, दोनों कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर सोनिया यहाँ पे दूसरा राउंड लेगी तो 36 मिनट में, और रवि तब तक 3 राउंड ले लेगा, क्योंकि सोनिया के चक्कर में रवि 23 भागेगा। तो कितने राउंड हो जाएंगे? 3। तो रवि के 3 हो गए, सोनिया के 2 ही चक्कर हुए, और 36 मिनट में दोनों प्रारंभिक अवस्था में आ गए। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये डाउट रहता है कि सर यहाँ पे एचसीएफ निकाले कि एलसीएम निकाले। आप क्वेश्चन को समझे, 36 आंसर किसका आता है? एलसीएम का आता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लो, किसका किसका? 18 और 12 का। तो 18 और 12 का एलसीएम कैसे आएगा? देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइज करके 2 × 3 × 3, और बात करते हैं यहाँ पे 12 को, तो 12 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे देखो 3 की घात 2 × 2, और ये हो जाएगा 2 की घात 2 × 3। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ से 3 की घात 2 ले लो तो इसको लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और यहाँ से 2 की घात 2 ले लो तो इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, गुणा कर दो कितना है? 36 मिनट। ठीक है, आंसर आ गया आपका 36। तो लिख लेना आप, अतः दोनों रवि और सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।